107 for 7। पुणे टेस्ट के दूसरे दिन लंच तक ये स्कोर है टीम इंडिया का। टीम इंडिया के 46 ऑल आउट के सदमे से अभी रिकवरी हुई नहीं थी कि ये दूसरा कोलैप्स हो गया है। यहां पर भी ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया बहुत बड़ी मुसीबत में। अभी जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर अगर 100 रन की भी पार्टनरशिप करके टीम इंडिया को बचा भी लेते हैं तो भी इस फैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता कि इंडिया एक समय 100 for 7 थी, 100 रन पे 7 विकेट। इसके पहले टेस्ट में भी दूसरी इनिंग्स में जब इंडिया ने ठीक ठाक स्टार्ट लिया था और 50 रन की इवेंचुअली लीड ले ली थी विथ ओनली 3 विकेट्स डाउन, वहां भी आखिरी 7 विकेट से 50 रन पे गिर गए थे। तो इसका मतलब है कि कोलैप्सेस रेगुलरली हो रहे हैं। कोच गौतम गंभीर और अभिषेक नायर, ये दोनों जब टीम इंडिया के कोच अनाउंस हुए थे तो मैंने एक वीडियो बनाई थी और कहा था कि ये दोनों खुद एक मैं कहूंगा कि फेलियर रहे थे। गौतम गंभीर टेस्ट कैरियर में फिर भी ठीक ठाक सक्सेसफुल रहे थे, लेकिन उनके ओवरसीज रिकॉर्ड्स बहुत ही खराब है। इंग्लैंड में तो गौतम गंभीर बैटिंग भी नहीं कर पाते और एक क्लिप जिसमें जेफरी बॉयकट उन्हें रेगुलरली कह रहे हैं कि ही कैन नॉट बैट, लुक एट हिम, एंड उसी ओवर में आउट हो जाते हैं। साथ साथ गौतम गंभीर की एक न्यूजीलैंड को छोड़ के कहीं पे भी ओवरसीज में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अभिषेक नायर ने तो शायद टेस्ट क्रिकेट खेला ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो प्लेयर्स रेगुलरली टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले वो अच्छे कोच नहीं बन सकते, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, ये दोनों T20 कोचेज हैं। ये आपकी टीम को टेस्ट में कैसे कोचिंग करेंगे ये समझ के बाहर है। राहुल द्रविड़ के अंदर यही सारे बैट्समैन जहां काफी कॉम्पिटेंट दिखते थे, गौतम गंभीर की कोचिंग में कोई खास असर, कोई इंप्रूवमेंट नजर ही नहीं आ रहा है। टेस्ट क्रिकेट की बात करूं तो इनफैक्ट बांग्लादेश के खिलाफ भी आप 146 for 6 थे, इस चीज को मत भूलिए। तो क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हम एक मजाक देखने वाले हैं टीम इंडिया की बैटिंग का? अब चलिए बैट्समैन पे आते हैं। रोहित शर्मा तो खैर मतलब मैं क्या ही बोलूं, काफी टाइम से उनकी टेस्ट की फॉर्म बांग्लादेश सीरीज से काफी खराब चल रही है। वो एक दो छक्के मार भी देते हैं लेकिन बड़ी इनिंग्स उनकी नहीं आ रही। इस तरीके की इनिंग्स T20 के लिए परफेक्ट है, ओडीआई में भी चल जाती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आप एक क्विक फायर 30-40 बना भी देते हो तो इट्स नॉट सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। आपसे वो हंड्रेड्स चाहिए, वो बड़े स्कोर्स चाहिए। आप एक सेशन बैटिंग करो 70-80 तो एटलीस्ट बना लो, ये चाहिए रोहित शर्मा से। लेकिन रोहित शर्मा अनफॉर्चुनेटली अब आई डोंट नो कि अपने करियर के स्टेज में क्या रोहित शर्मा इतना एफर्ट डालने को रेडी हैं। यशस्वी जायसवाल में एक चीज अच्छी है, चाहे उनका स्कोर बहुत बड़ा नहीं आ रहा है, कि वो अपनी विकेट को उस तरीके से नहीं फेंकते हैं जैसे इस तरीके के जनरल बैट्समैन जैसे सहवाग थे, या ऐसे बड़े सारे बैट्समैन होते हैं जो कि अगर तेज खेलने की आदत हो और पिच में जरा सी भी जान हो तो भी वो स्लैश करके आउट हो जाते हैं। यशस्वी जायसवाल ने बांग्लादेश के साथ भी और यहाँ पर भी कोशिश की कि एटलीस्ट वो टिके, एज लग गया तो कोई बात नहीं, 30 रन बनाए उन्होंने। शुभमन गिल अच्छे लग रहे थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी एक टेक्निकल फ्लॉ सामने आई जिसके कारण पहली बार तो वो इम्पैक्ट पे बच गए एम्पायर्स कॉल, और दूसरी बार उसी तरीके से आउट हो गए कि उनका पैड उनकी बैट से आगे रहता है जब वो स्पिनर्स पे डिफेंड कर रहे होते हैं। ये कमेंटेटर्स ने रेज किया कि एक मेजर प्रॉब्लम है और जायसवाल की टेक्निक से कंपेयर करके बताया कि जायसवाल ऐसा नहीं कर रहे। तो मे बी शायद समथिंग जो बैटिंग कोच को काम करना चाहिए, लेकिन बैटिंग कोच को पहले समझ में तो आए कि ये करना है। फिर विराट कोहली की तो खैर मैं बता चुका हूं कि उनकी तो फॉर्म ही नहीं चल रही। मैंने एक वीडियो बनाया था बांग्लादेश सीरीज के ठीक पहले, जहां पे मैंने कहा था कि विराट कोहली ने पिछले 4 साल में टेस्ट क्रिकेट में कुछ भी नहीं किया है और शायद उनकी टेस्ट क्रिकेट में अब जगह नहीं बनती है। उनकी ओडीआई रिकॉर्ड्स अच्छी है, उन्हें लोग पता नहीं क्यों सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करते हैं, और फैब फोर में तो वो काफी पीछे हो ही चुके हैं। और मेरे ख्याल से उनकी कंपैरिजन किसी से बनती है तो सौरव गांगुली से बनती है। सौरव गांगुली भी ऐसे ही थे, उनका भी 5-6 साल का टेस्ट करियर था जिसमें उन्होंने सारी अचीवमेंट्स की थी। उसके बाद वो बस ऐसे ही 40, 60, 70 कभी एक सेंचुरी लग गई तो लग गई। तो विराट कोहली का भी वही है, पहले 2-3 साल वो अपने टेस्ट क्रिकेट में फेल रहे। उनकी जो रिकॉग्निशन थी वो व्हाइट बॉल में बड़े स्कोर्स बनाते थे जिसके कारण वो एक बड़े प्लेयर बन गए थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी पहली जो बिग अचीवमेंट आई वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2014-15 के सीजन से आई थी, जहां उन्होंने 4 सेंचुरी बनाए थे। और वहां से लेकर 2019 तक उनकी परफॉर्मेंसेस ठीक रही, ओवरसीज में भी अच्छी रही और होम में भी उन्होंने डबल सेंचुरीज बनाए, सब कुछ किया। लेकिन इस 2014 से 19 का जो फेज है इसको अगर निकाल दें तो विराट कोहली इज अ वेरी ऑर्डिनरी टेस्ट बैट्समैन। तो उनकी तो परफॉर्मेंसेस वैसे भी काफी नीचे जा रही हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि विराट कोहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तक क्या करेंगे, और मेरे ख्याल से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनका आखिरी मौका है। अदरवाइज नो बिग डील कि अगले साल आप विराट कोहली के रिटायरमेंट की खबरें सुन ले। ही इज एनीवेज टर्निंग 36
और उनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन नीचे ही गिरती जा रही है, तो इट्स बेटर कि हम शायद किसी यंगस्टर को मौका दें रादर देन विराट कोहली का बर्डन कैरी करें। सरफराज और ऋषभ पंत, इन दोनों के बारे में यही है कि जैसे पिछले टेस्ट मैच में ये दोनों गेम चेंजर हैं, वैसे ही इनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अपनी विकेट थ्रो भी कर सकते हैं। जहां पर पिच इनके कंड्यूसिव नहीं हो, ये अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं, और यही किया सरफराज ने 3 इनिंग में तीसरी बार लॉफ्ट शॉट खेलने की कोशिश में अपनी विकेट दी है। 150 पे भी उन्होंने जो शॉट खेला था, मैंने उस पर भी क्रिटिसिज्म दी थी कि आपने 150 बना के अपनी जगह तो पक्की कर ली, लेकिन क्या टीम उस वक्त सेफ थी? लेकिन चलिए 150 आपने बनाया, आप टायर्ड थे, आपने एक टायर्ड शॉट खेल दिया। पहली इनिंग्स में भी उन्होंने 0 पे ही एक मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश की थी और कैच आउट हो गए थे, और आज सेम चीज उन्होंने स्पिनर के बॉल पे की, आगे बढ़ के लॉन्ग ऑफ पे मारने की कोशिश की और मिड ऑफ पे कैच आउट हो गए। तो ये सरफराज को थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये टीम ऐसी है कि जहां पर आपको किसी बड़े प्लेयर की जगह पे टीम में जगह तो दे दी गई है, लेकिन अगर आपने 2 फेलियर किया तो आपको वापस निकाल दिया जाएगा, और फिर आप जानते हैं कि इस टीम इंडिया में कितनी कंपटीशन है, फिर वापस जगह बनानी मुश्किल हो जाएगी। तो सरफराज को वैल्यू करनी चाहिए अपनी विकेट, और ऋषभ पंत के साथ अगेन द सेम चीज की कभी तो वो लगेगा गेम चेंजर है, कभी रेकलेस शॉट खेल देंगे। एनीवेज अश्विन भी आउट हो गए, और उनकी तो बॉल थोड़ी शूटर टाइप थी, लेकिन एनीवेज इस पिच पे बैटिंग बहुत बहुत हॉरिबल रही है। इंडिया भी मैच में बहुत पीछे है, और जितना ये पिच ऑलरेडी ब्रेक कर रही है, मेरे ख्याल से इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है कमबैक करना। अगर पहले इनिंग्स में इंडिया ने किसी तरह डेफिसिट आप कह सकते हो कि 60-70 तक नहीं ले गए इंडिया, तो बहुत मुश्किल में आएंगी। वॉशिंगटन सुंदर एक अच्छे बैट्समैन, अभी उन्होंने रणजी में 150 की इनिंग्स खेली थी। जडेजा कैन हैंग अराउंड, वो भी रन्स बना सकते हैं, और टेल में इंडिया के पास सिर्फ आकाशदीप और बुमराह हैं। तो बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए, और हो सकता है कि इंडिया ये सीरीज इसी मैच में हार जाए, जो कि डिवास्टेटिंग होगा इंडिया के लिए, जस्ट गोइंग इनटू द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये एक तरीके से आप समझ लो कि इंडिया के लिए बहुत बहुत बड़ा सेटबैक होगा, होम में अचानक से न्यूजीलैंड से ये सीरीज हार जाना। बट अभी ये टेस्ट मैच खत्म नहीं हुआ। वॉशिंगटन सुंदर एक कह सकता हूं कि उनके अंदर वो कैलिबर है कि वो इस सिचुएशन से मैच को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये कोलैप्स को इंडिया को भूलना नहीं चाहिए। अगर किसी वजह से ये टेल खेल भी जाती है, तो देर आर क्लियरली फ्लॉज इन द बैटिंग लाइनअप नाउ, जो कि दिख रहा है, जो कि नजर आ रहा है। और आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया इस मैच को ऑब्जर्व नहीं कर रहा होगा? ये नहीं देख रहा होगा कि कौन किस तरीके से डिसमिस हो रहा है? तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो इंडिया के चांसेस दिन ब दिन और ब्लीक होते जा रहे हैं इस परफॉर्मेंस से। अब देखते हैं कि अगले सेशन में इंडिया कुछ रिकवरी करती है या फर्दर कोलैप्स करके पूरा मैच न्यूजीलैंड के हाथ में दे देती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।